हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम ठीक ठाक। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। देखिए, ये हमारी हिंदी की पहली वीडियो है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मैं पूरे अपने मन से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, अपने सभी भाई बंधुओं को भी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा। देखिए, मैं पहले बात बता देता हूँ कि देखिए, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार से पहले मैं भाषा के बारे में कुछ परिचय आपको दे देता हूँ एक दो वीडियोज़ में। उसके बाद मैं वर्ण विचार तक पर आऊँगा और आपको उसके बारे में भी पूरी विस्तृत जानकारी दूँगा। मैं चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे आप लोग अगर पढ़ने आए हैं तो प्लीज़ आप रटने की कोशिश मत करिए, क्योंकि मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊँगा। जो भी बताऊँगा वो एकदम विस्तृत तरीके से बताऊँगा। और कोई एग्ज़ामिनेशन के पहले शॉर्ट ट्रिक पढ़ी जाती है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को आपको एक विस्तृत तरीके से बताऊँगा। आप समझने की कोशिश करिए, एक कॉपी और पेन ले लीजिए, उसको नोट करिए, ठीक? और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं, ठीक? चलिए, भाषा का परिचय से स्टार्ट करते हैं कि ये जो भाषा है वो संस्कृत के भाष्य धातु से बनी है। अब ये जो भाष्य धातु, देखिए, जो धातु है ना, धातु क्या एक मूल शब्द होता है, और जहां मूल शब्द की बात आ जाए वहां पे क्या, संस्कृत, ठीक? किससे बनी हुई है? भाष्य धातु से बनी है। भाष्य का शाब्दिक अर्थ है विचार प्रकट करना या फिर बोलना, विचार प्रकट करना। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहाँ पे कि ये जो विचार है वो क्या है? ध्वन्यात्मक इकाई, न्यात्मक इकाई है, ठीक? ये विचार जो है वो क्या, अध्वन्यात्मक इकाई है। अगर इसको हम तोड़ कर लिखे तो ये क्या, ए प्लस ध्वनि प्लस आत्मा, ठीक? समझ में आ रहा है? यहाँ पर ए का मतलब है नहीं, ठीक? यहाँ पे ध्वनि का मतलब है आवाज, ठीक? यहाँ पे आत्मा का मतलब आत्मा ही, ठीक? मेरे कहने का मतलब है कि जब तक हमारे मन में, ठीक, कोई भाव उत्पन्न होते हैं, हमारे आत्मा के अंदर जब कोई भाव उत्पन्न होते हैं और उस पर जब तक हम आवाज का कोई जामा नहीं पहना देते तब तक वो क्या होता है, विचार ही रहता है। लेकिन जैसे ही हम उस पर आवाज का एक जामा पहना दिए तो क्या हो जाएगा, वो भाषा हो जाएगी। समझ में आया? मेरे कहने का मतलब ये है साफ साफ कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके अंदर कुछ विचार उत्पन्न हो रहे होंगे और आप जब तक मेरे समक्ष उसको प्रस्तुत नहीं करते हैं तो वो आपके अंदर क्या है, एक तरह से विचार ही बनकर रहेगा। लेकिन जैसे ही उस विचार को आप किसी माध्यम से मेरे समक्ष क्या करते हैं, प्रस्तुत कर देते, तो वो क्या हो जाता है, भाषा हो जाती है। माध्यम बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप लिखकर प्रदर्शित कर सकते हैं, बोलकर कर सकते हैं, संकेत देकर कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक? मेरे कहने का मतलब है, साफ साफ शब्दों में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मनुष्य के मन का वह भाव जिसमें आवाज नहीं होती है, विचार होता है, यही विचार किसी के सामने प्रकट करने हेतु जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक सामान है, एक ये सामान है, इस सामान को इस जगह पर ले जाने के लिए हमने क्या किया, एक माध्यम का यूज किया। क्या किया? एक माध्यम का प्रयोग किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि ठीक उसी तरह जब हम अपने अंदर के भाव को किसी के समक्ष प्रकट करते हैं, ठीक है, तो उसको प्रकट करने के लिए जिस साधन या जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे ये जो एक या एक से अधिक व्यक्ति, इसका मतलब क्या होता है? अरे चलिए, देखिए, यहाँ पे ये जो व्यक्ति है इसका ये यहाँ वाह होगा, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया लिखा है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक या एक से अधिक व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि जो मैं विचार व्यक्त करूं केवल मैं व्यक्त करूं, ठीक, और सामने वाला क्या करे,
ग्रहण करे। ठीक, केवल एक ही व्यक्ति विचार व्यक्त करे और एक ही व्यक्ति क्या करे, उसे ग्रहण करे, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे एक या एक से अधिक व्यक्ति क्या कर सकते हैं, विचार रख सकते हैं, और एक से अधिक व्यक्ति क्या कर सकते हैं, विचार ग्रहण कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मेरे कहने का मतलब साफ साफ ये है कि जरूरी नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति विचार रखता है और एक ही व्यक्ति विचार ग्रहण करता है। एक या एक से अधिक व्यक्ति विचार रखते हैं और एक या एक से अधिक विचार ग्रहण करने वाले व्यक्ति वहां पर होते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद अच्छा, मैं कुछ चीज़ें आपको और बता सकता हूँ कि ये जो आपका विचारों का विनिमय, विमर्श, आदान प्रदान, ये समझ लीजिए ये आपके जो ये विचार का विनिमय होना, विमर्श होना, आदान प्रदान, ये सब आपका पर्यायवाची। जरूरी नहीं है कि पर्यायवाची आपको जल का, पानी का ही पूछा जाए कि जल का होता है, पानी होता है, नीर होता है, केवल इतना ही नहीं पूछा जाता। कभी कभार काफ़ी कठिन शब्द भी आया करते हैं। चलिए फिलहाल तो ये बाद की टॉपिक है, अभी जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। चलिए अब यहाँ पे भाषा के प्रकार की तरफ चलते हैं। भाषा जो होती है 3 प्रकार की होती है। पहली मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा और तीसरी सांकेतिक भाषा। देखिए मौखिक भाषा क्या होती है, अब हम बोल कर आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जब कोई एक व्यक्ति क्या करे, किसी चीज को बोल कर बता रहा हो और दूसरा व्यक्ति क्या करे, उसको सुनकर क्या करे, ग्रहण करे, तो वहां पे क्या होगी, मौखिक भाषा होगी। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब कोई एक व्यक्ति बोलकर कोई बात आपको बताए और दूसरा व्यक्ति क्या करे, उसको सुनकर ग्रहण करे, तो वहां पे मौखिक भाषा होगी। ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी चीज को लिख कर आपको बता रहा हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि राम, मैंने यहाँ लिखा कि श्याम, ठीक, मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखकर आपको बताया और आपने इसको क्या किया, पढ़कर उसको ग्रहण किया, वहां पर क्या होगा, लिखित भाषा होगी। अब बात करते हैं सांकेतिक भाषा की। इसका मैं बेहतरीन एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। देखिए सबसे अच्छा उदाहरण दूंगा कि जब दो पक्षों का, वर वधू का मतलब शादी के लिए एक दूसरे के सामने जब बैठते हैं, बातचीत चलती है कि हाँ अब भैया शादी होने वाली है, तो वहां पर जब उन दोनों के मध्य जो संकेतों का आदान प्रदान होता है, वो दोनों तो समझ लेते हैं, लेकिन अगल बगल के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो नहीं समझ पाते। समझ कौन रहा है, वर समझ रहा है और वधू समझ रही है। ठीक, और इसकी के अनुसार मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि जैसे यातायात पुलिसकर्मी होते हैं, उनके सामने जब वो गाड़ी को उनका रोकना, फिर गाड़ी को संचालन करने के लिए जिस तरह की वो संकेतों का यूज करते हैं, जिस तरह के संकेतों का वो प्रयोग करते हैं, ठीक, वही क्या होती है, सांकेतिक भाषा होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और इसके बाद हम कहेंगे कि यहाँ पे जो ये लिखा है कि यहाँ सबसे सरल भाषा क्या है, मौखिक भाषा है, और सबसे कठिन भाषा क्या है, वो सांकेतिक भाषा। मेरे कहने का मतलब है कि सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा क्यों है। मैं यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ किसी के मन को या भाव को ठेस पहुंचाने हेतु नहीं लूंगा। मैं बता रहा हूँ कि देखिए जैसे पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे, वो जब आपस में बातचीत करते थे, वो अपनी भाषा को एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति समझ ले रहा है। लेकिन अगर वही चीजें अगर कहीं लिखित होती थी, क्योंकि पहले के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, ठीक, वही चीजें कहीं पे लिखित होती थी तो वो लोग नहीं समझ पाते थे। लेकिन कुछ बातें जो ऐसी थी जो उनको बोलने पे वो बात समझ लेते थे, लेकिन वही बात अगर लिख दी जाए तो वो नहीं समझ पाते। तो यही कारण है कि सबसे अगर कोई सरल भाषा है तो वो कौन सी है, मौखिक भाषा। और सबसे कठिन भाषा कोई है तो वो है सांकेतिक भाषा। और सांकेतिक भाषा सबसे कठिन क्यों है, अभी मैंने आपको सबसे अच्छा एग्जांपल लिया था कि जब वर वधू एक दूसरे से बात करते हैं तो अगल बगल वाले लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि ये हमें पता है और उन्हें पता है कि हाँ इस संकेत का मतलब ये है, इस संकेत का मतलब ये है। अगर किसी संकेत के बारे में हमें बता दिए गए तो हमें पता है कि हाँ इसका मतलब ये है। अगर किसी संकेत के बारे में हमें नहीं पता है तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक, इतनी बात आपको
समझ में आ गई होगी। अब आप ये कहेंगे कि लिखित भाषा का यहाँ पर फिर क्या रोल है? देखिए, लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा है हमारी सरल भी है, ठीक, कठिन भी है, ठीक। क्या है? सरल भी है और कठिन भी है। अब ये कैसे? जैसे हम हैं, आप हैं, हम दोनों को क्या है? हिंदी आ रही है, हम हिंदी में सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, हिंदी में सारी चीज़ें लिख लेती। अगर वही चीज़ यहाँ पे अगर उर्दू में लिखा हो तो हम उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते, क्योंकि हम उर्दू आज तक कभी पढ़े नहीं, ना ही हमें आज तक उर्दू किसी ने पढ़ाया, और ना ही हम उर्दू के बारे में उतना जानकारी रखते। इस वजह से हमें लिखित भाषा को सरल भी समझना चाहिए और एक तरह से कठिन भी समझना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाषा की विशेषताएं। देखिए, मैं इतना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे जो भी बताऊंगा एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़कर बता रहा हूं, आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा प्लीज। यहाँ पे कोई रटना या फिर रट्टा मारने के लिए मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोगों को समझिए, ठीक। अभी ये शुरुआत है, मैं अभी आगे और भी सारी चीज़ों को डिटेल में बताता जाऊंगा, बहुत गहराई में बताऊंगा, ताकि आप एक एक चीज़ों को आप मन से करेंगे ना, सारी चीज़ें आपका पेपर में आप मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर टेट में 30 नंबर का क्वेश्चन आता तो आप 30 में 30 लेकर आएंगे। चलिए, भाषा की विशेषताएं। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। अच्छा, अंतिम स्वरूप क्यों नहीं होता है? देखिए, भाषा जो है पहले क्या थी? संस्कृत। संस्कृत से क्या हुआ? लौकिक रूप। लौकिक रूप से पाली भाषा। पाली भाषा से प्राकृत भाषा। मतलब ये क्या हुआ? बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया। इसी से देखिए दूसरी कड़ी निकल गया है कि भाषा क्या है? परिवर्तनशील होती है, ठीक। आपको ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है, भाषा क्या होती? परिवर्तनशील होती है। भाषा अर्जित संपत्ति है। अब क्या बात कि भाषा क्या है? हमारी अर्जित संपत्ति है। अब मैं कैसे कह दूं भाषा अर्जित संपत्ति? देखिए, ये भी आप समझने की कोशिश। जब कोई छोटा बच्चा होता है, ठीक, उसको हम जिस माहौल में, यहाँ पे हम लोग हिंदी बोलना, अगर हिंदी में उसको कुछ चीज़ें बता रहे हैं तो समझेगा वो, उसको कुछ चीज़ें लिख के बता रहे कि बेटा ये ऐसा होता है, मामा बोलो, काका बोलो, चाचा बोलो। वो क्या कर रहा है? अर्जित कर रहा है, उसको समझ रहा है, वो कोशिश कर रहा है, उसको क्या करेगा? धीरे धीरे वो मामा काका चाचा बोलना शुरू कर देगा। लेकिन एक चीज़ याद जरूर रखिएगा कि वो मामा काका चाचा जरूर बोल तो रहा है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि उसको वही चीज़ें मॉम डैड फादर मदर बताया जाए तो नहीं समझे। अगर वो विदेशों में भी गया, विदेशों में भी है, वो विदेशों में उसको ले जाकर विदेशी ही भाषा सिखाई जाती है तो वो विदेशी ही भाषा सीखेगा। मतलब भाषा क्या है? वो अर्जित, उससे जो चीजें समझाई जाएंगी, उसे जो चीजें सिखाई जाएंगी, वो क्या करेगा? उस चीज को अर्जित करता जाएगा। समाज से जो चीजें उसे मिलती जाएगी उसे क्या करेगा? अर्जित करेगा। अपने अगल बगल के जो माहौल है उस चीजों से जो वो सीखेगा वही चीजों को वो अर्जित करेगा। जरूरी नहीं है कि हम हिंदी बोल रहे हैं तो हमारा बेटा अगर विदेश में रह रहा है तो वो भी हिंदी ही बोलेगा, ठीक। तो इसका मतलब भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। यहाँ से आप दोनों चीजों को आराम से समझ गए, ठीक। अगली बात करते हैं, यह सामाजिक प्रक्रिया है। क्या? यह सामाजिक प्रक्रिया, ठीक। अभी मैंने बताया बच्चा क्या करता है? अपने समाज में रहने वाले अगल बगल पास पड़ोस के लोगों से, अपने दोस्तों के साथ, अपने विद्यालय में जाकर सबसे पहला कहाँ? अपने परिवार में रहकर ही भाषा को वो सीखता है, ठीक। इसका मानक स्वरूप होता है। अब मानक स्वरूप का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए का है व्याकरण की दृष्टि, ये खा है व्याकरण की दृष्टि। अगर इसमें हम कोई बदलाव करते हैं, ठीक, इसमें कोई हम बदलाव करते हैं तो व्याकरण की दृष्टि से क्या हो जाता है? वो गलत हो जाता है। इस वजह से भाषा का अपना एक मानक स्वरूप होता है, ठीक। अगला क्या है? कठिन से सरल की ओर होता है। देखिए, कठिन से सरल की ओर क्यों होता है? अब कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होते ही ऐसा तो है नहीं कि एकदम उसे व्याकरण ताबड़तोड़ आने लगती है, नहीं ना। वो क्या करता है? धीरे धीरे सीखता है, सीखता है, सीखता है, और एक ऐसा समय आ जाता है कि वो हर चीजों को समझने में समर्थ हो जाता है। मतलब हर चीजें वो समझ लेता है, वो हर चीजों को आपके सामने प्रदर्शित कर सकता है, बता सकता है। लेकिन अभी अगर उन चीजों के बारे में उसे उतना नहीं पता है तो उन चीजों को आपके सामने
ना ही प्रदर्शित कर पाएगा, ना ही आपके सामने कुछ चीज़ों को बता पाएगा। इसी वजह से भाषा जो है कठिन से सरल की ओर होती है। ठीक। 8वीं, भाषा सतत प्रवाहमयी है। ये कैसे? जैसे एक नदी का पानी हमेशा क्या बहता रहता है, बहता रहता है, ठीक वैसे ही भाषा क्या है, भाषा का प्रवाह भी हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक। भाषा का प्रारंभिक रूप उच्चारित होता है। अब प्रारंभिक रूप उच्चारित, अब बेटा जब छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो वो क्या कहता है? माँ, पा, पूरी तरह से नहीं, एक उच्चारण जैसे वर्ड, जैसे का, उसी तरह माँ, पा, ऐसे के वर्ड यूज करता है। ठीक है। इसी प्रकार जैसे हम 10वीं, जो हमारा 10वां है, वो क्या लिखा है कि भाषा का आरंभ वाक्य से हुआ है। देखिए कुछ शब्द ऐसे थे, कुछ शब्द ऐसे होते जो वाक्य की तरह ही काम करते हैं, जैसे कि आओ, जाओ, खाओ, ये सारी चीजें। ठीक। आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, मैं आशा करता हूँ। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? पहली बात, जिज्ञासा। हमारे अंदर जब कोई चीज जानने की इच्छा नहीं होगी, ठीक, क्या चीज जानने की इच्छा नहीं होगी, किसी ज्ञान की चाह नहीं होगी, कोई कौतूहल नहीं है, कोई ना हम खोज कर रहे हैं, ना किसी से हम कुछ पूछ रहे हैं, ना ही मेरे अंदर कोई उत्सुकता है, कुछ चीज़ों को मैं जानना ही नहीं चाहता, तो मैं कैसे सीखूंगा? नहीं सीखूंगा। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे अंदर क्या होना चाहिए? जिज्ञासा होना चाहिए। और दूसरा अनुकरण, क्या होना चाहिए? अनुकरण। एक छोटे बालक के अंदर क्या होता है? अनुकरण होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बता दूं कि एक छोटा बच्चा, जैसे पिता है, पिता क्या कर रहे हैं? कुछ चीजें लिख रहे हैं। जैसे यहाँ उन्होंने लिखा कि, जैसे मान लो वो लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा, ठीक, क्या लिखा। अब बच्चा देखा कि हाँ ऐसे उन्होंने लिखा, वो भी क्या करेगा? पेन से, भले वो कुछ लिख ना पाए, वो ऐसे ऐसे कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे चित्र बनाएगा, ये वो कोशिश कर रहा है। अब देख रहे हैं कि पिता जो है मूर्ति के सामने सर झुका रहे, बच्चा भी जाता है मूर्ति के सामने सर झुकाएगा। उसे ये नहीं मालूम कि पिता क्यों मूर्ति के सामने सर झुका, लेकिन वो क्या कर रहा है? अनुकरण कर रहा है, सीख रहा है, कोशिश। अगर मान लो पिता को चश्मा लगाते देख रहा, तो पुत्र भी सोचता है कि कहाँ, कब मौका मिले मुझे कि उस चश्मा को उठाऊं, मैं क्या करूं, लगा लूं। मेरे कहने का मतलब, बस कहने का मतलब ये है कि बच्चा क्या करता है, अगर उसके अंदर जानने की इच्छा, पहले वो जानेगा, उसके बाद अनुकरण कर, जो भी चीजें अपने अगल बगल की चीजें होंगी उसको क्या करे, नकल करेगा, उसको देखेगा, उसको सीखने की कोशिश करेगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए, उसके बाद क्या? अभ्यास। जब तक किसी चीज पे हम अभ्यास नहीं करते, वो पूरी तरह से स्थायित्व प्राप्त नहीं करती है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब तक किसी चीज पे हम अभ्यास नहीं करेंगे, वो पूरी तरह से स्थायित्व प्राप्त नहीं करती। ठीक। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पे आते हैं। हमारा है कि भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम, पहला क्या है? सुनना, दूसरा क्या है? बोलना, तीसरा क्या है? पढ़ना, चौथा क्या है? लिखना। अब ये जो सुनना है, सुनना, देखिए सुनना यह है, ये हमारा जन्मजात गुण है। क्या है? जन्मजात गुण है। ठीक, समझ में आ गया? बोलना भी हमारा जन्मजात गुण है। ठीक है, बोलना भी हमारा जन्मजात गुण है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये समाज पर निर्भर करता है। अब हम अपने मित्र के साथ हैं तो हम दूसरी तरीके से बात करेंगे, अगर मैं अपने पिता के सामने हूँ तो मैं वहाँ अलग तरीके से बात करूँगा, और मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक अलग तरीके से बात कर रहा हूँ। ठीक। इसका मतलब, मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये क्या है कि सुनना और बोलना दोनों जन्मजात गुण है, लेकिन कब, क्या, कैसे, किस तरह से बोलना है, ये हमारे समाज पर निर्भर करता है। ठीक। उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। कहीं कहीं पर सुनना बोलना के बाद लिखना आ जाता है, फिर पढ़ना आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हिंदी का विकास क्रम के बारे में बात करेंगे, और हम 3 तरीके से आपको बताएंगे। पहला ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, दूसरा भौगोलिक दृष्टिकोण से, और तीसरा संवैधानिक दृष्टिकोण से। मैं यहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, इसका जो पूर्ण रूप चर्चा होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक। उसके बाद जो, इसके बाद एक और अगली वीडियो दूंगा, तीसरी वीडियो में मैं आपको यहाँ से जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं उनका मैं एक PDF आपको सेंड कर दूंगा, और उसका मैं यहाँ पे कम से कम 50 से 100 प्रश्न यहाँ पे लाऊंगा, और आपको उन प्रश्नों से परिचित भी करवाऊंगा। ठीक है। अब हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखते हैं।
हिंदी जो है 1000 ईसा वर्ष पूर्व पहले से मानी जाती है। ठीक, उद्भव, हिंदी का उद्भव क्या है? 1000 ईसा वर्ष पूर्व पहले से माना जाता है। देखिए सबसे पहले सबसे पहले हमारी मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद संस्कृत को दो रूपों में बांटा गया। किसमें? एक वैदिक रूप में, दूसरा लौकिक रूप में। देखिए वैदिक रूप में क्या हुआ कि वैदिक रूप में हमारे वेद और उपनिषद लिखे गए। क्या लिखा गया? वेद और उपनिषद। ठीक, लेकिन वेद और उपनिषद जो है इनकी जो भाषा थी इतनी कठिन थे कि समझने में कठिनाई होती थी, उसे पढ़ने में कठिनाई होती थी, तो ये यहीं तक ही सीमित रह गई। लेकिन ये जो लौकिक रूप है इसमें हमारी कौन सी, जैसे रामायण हो गया और हमारा दूसरा महाभारत, मान लीजिए महाभारत हो गया। ठीक, ये जो भाषा है लौकिक रूप का, इसका क्या हुआ? विस्तार होता चला गया। विस्तार होने के तत्पश्चात क्या हुआ? पाली भाषा आई। लौकिक रूप के विस्तार के बाद क्या है? पाली भाषा। अब जो पाली भाषा है इसमें आपको बता दूं कि जो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक इसी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, किसका? बौद्ध धर्म का त्रिपिटक क्या है? इसी भाषा में लिखा गया। पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा आई। प्राकृत भाषा में जैन धर्म का जो एक आगम आगम है उसको इसी भाषा में लिखा गया। ठीक, प्राकृत भाषा के बाद एक चीज मैं बता दूं, ये जो पाली भाषा है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और प्राकृत भाषा है वो, प्राकृत भाषा किससे? जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद क्या है? अपभ्रंश भाषा है। अपभ्रंश भाषा के बाद सौर श्रेणी अपभ्रंश भाषा, उसके बाद हिंदी। कहीं कहीं पे सौर श्रेणी अपभ्रंश को, कहीं कहीं पर मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा कि जो सौर श्रेणी अपभ्रंश है, ठीक, उसे अवहट से भी जानते। किससे? अवहट, इसको लिख लीजिएगा कहीं कहीं पे ऑप्शन में, जैसे मान लीजिए आपका ये दिया हो तो इसको आप, ठीक है, अवहट याद रखिएगा। ठीक, पहले लौकिक रूप के बाद पाली भाषा, पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा के बाद सौर श्रेणी भाषा, और सौर श्रेणी भाषा की जगह पे कभी कभी अवहट होता है। उसके बाद हमारी क्या आई? हिंदी आई। ठीक, और यहाँ हिंदी से मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि भाषा परिवार के आधार पर जो हिंदी, भाषा परिवार के आधार पर मैं लिख देता हूँ कि भाषा परिवार के आधार पर, परिवार के आधार पर हिंदी, हिंदी जो है भारोपीय, भारोपीय, ठीक है, भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, एक चीज ये कहीं पे नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार भाषा है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, भारोपीय। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। मतलब ये मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, भारत में 4 भाषा परिवार थे, जिसमें से पहला तो भारोपीय था, दूसरा कौन सा था, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला जो था वो, पहला जो था वो भारोपीय था, भारोपीय। ठीक, दूसरा क्या था हमारा? द्रविड़ था, द्रविड़। ठीक, तीसरा क्या था? आष्ट्रिक था, ठीक, आष्ट्रिक। ठीक, और चौथा क्या था? चीनी तिब्बत। ठीक है, चीनी तिब्बत। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, भाषा परिवार के आधार पर हमारी जो हिंदी है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और एक चीज मैं ये बता देता हूँ, ये जो सौर श्रेणी, एक सेकेंड, ये जो हमारी सौर, वेट वेट, कहाँ, एक सेकेंड, ये जो हमारी सौर श्रेणी अपभ्रंश भाषा है वो हमारा मध्य प्रदेश के इलाके में बोले जाते थे, मध्य प्रदेश की तरफ बोला जाता था। मतलब इसका जो केंद्र बिंदु है वो हमारा सूरसेन, मतलब अर्थात मथुरा को माना जाता है। ठीक, ये चीज़ याद कर लीजिएगा। ये जो इसका केंद्र बिंदु किसको माना जाता है? केंद्र बिंदु किसे? सूरसेन, सूरसेन अर्थात मथुरा, मथुरा। ठीक, मथुरा को माना जाता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आपको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बता दिया
बात करते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदी का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पे किया जाता था? मध्य भारत में किया जाता था। कहाँ पे? मध्य भारत में किया जाता है। जैसे कि राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है। मैं यहाँ नाम नहीं गिना रहा हूँ, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ कि मध्य भारत में जहाँ पे अपना गंगा और यमुना का प्रवाह क्षेत्र है, वहाँ पर क्या हिंदी का प्रचलन है, ठीक। किस कहाँ कहाँ पे, मैंने आप फिर से बता दे रहा हूँ, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, और जो तुम आपके दो केंद्र शासित प्रदेश जैसे आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली, ठीक। दूसरा आपका अंडमान निकोबार हो गया, अंडमान निकोबार, ठीक ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं संवैधानिक दृष्टिकोण से, ठीक। देखिए अनुसूची 8 में जो है, जिसमें कुल 22 भाषाएं उल्लेखित है, उनमें से हमारी एक क्या है? हिंदी है, ठीक। कुल कितनी भाषाएं उल्लेखित है? 22 भाषाएं उल्लेखित है, ठीक है, जिसमें से हमारी एक हिंदी है। और हिंदी को भारत में राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। हिंदी को क्या किया गया? भारत में राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। और जिसकी चर्चा जो है जिसकी चर्चा भाग 17 में है, और अनुच्छेद हमारे 343 से 351 तक में है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, हम आशा करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो राजभाषा, राजभाषा से हमें एक बात याद आ गई, अब हम आपको थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए राजभाषा से जैसे हमारी एक पहले ही बात लिख लीजिए, बोली, ठीक। बोली, दूसरा आपका भाषा, ठीक। तीसरा आपका मातृभाषा, मातृभाषा होगी, ठीक। चौथा आपका राजभाषा, राजभाषा, ठीक। और पांचवा आपका राष्ट्र भाषा, ठीक ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अभी देखिए जो बोली है, इसका जो क्षेत्र होता है सीमित होता है। क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। ये एक, जैसे छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गाँव में, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण के लिए बता दूं कि जैसे मारवाड़ी है वो पश्चिमी राजस्थानी में बोला जाता था, जो जयपुरी या ढूंढाड़ी है वो क्या कहाँ बोला जाता है? राजस्थान बोला जाता, पूर्वी राजस्थानी बोला जाता था। मेवाती है वो आपका उत्तरी राजस्थानी बोला जाता था। मालवी है दक्षिणी राजस्थानी। ये जो बोलियां हैं, मतलब जैसे राजस्थान का ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी में बोला जाता था, मेवाती उत्तरी राजस्थानी में बोला जाता था। मतलब ये जो बोली, यही बोलियों का जब एक व्यापक रूप हो गया, मतलब प्रचलन, मतलब थोड़ी जैसे एक कस्बे से निकलकर कई कस्बों में मतलब उस बोली का स्वरूप फैल गया, मतलब उसका एक क्षेत्र क्या हो गया? व्यापक हो गया। तो वहां पे क्या है? वो फिर भाषा का रूप ले लेती है। क्या ले लेती है? भाषा का रूप ले लेती है। और मातृभाषा की बात करें तो मातृभाषा जो है, वह भाषा जो माता के मुख से, वह भाषा जो माता के मुख से सीखी जाती है, या फिर हम अपने परिवार से सीखते हैं, जो अपने आस पड़ोस के समाज से सीखते हैं, वो कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा। मैं एक चीज यहाँ पे और बता देता हूँ कि 2011 के सर्वे के अनुसार हमारे भारत में कुल 234 मातृभाषा है, ठीक। कितनी मातृभाषा है? 234 मातृभाषा है। अब हमारी हिंदी क्या है? वो राजभाषा। अब राजभाषा क्या होती है? जिस भाषा में शासन संबंधित सारे कार्य किए जाते हैं, ठीक। जिस भाषा में शासन संबंधित सारे कार्य किए जाते हैं, वो कौन सी होती है? राजभाषा होती है। इतनी बात आपको आजादी के बाद ही हमारे हिंदी शब्द को क्या, किस चीज की उपाधि मिली? राजभाषा की उपाधि मिली। कब मिली? आजादी के बाद, ठीक। आपको इतनी बात जरूर समझ में आ गई होगी। और रही बात राष्ट्रभाषा की, तो देखिए जो राष्ट्रभाषा होती है, वो पूरे देश में अगर एक ही भाषा बोली जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? राष्ट्रभाषा हो जाती है। लेकिन हमारा जो भारत देश है, वहाँ पे अलग 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 भाषाएं बोली जाती है। जैसे कि कहीं पे मराठी बोली जा रही है, कहीं पे कन्नड़ बोली जा रही है, कहीं पे तमिल बोली जा रही है, कहीं पे उर्दू बोली जा रही है, कहीं पे क्या बोलते हैं भोजपुरी बोली जाती है। मैं भी जहाँ पे रहता हूँ, हमारा भोजपुरी ही हमारी बोली जाती है। और कहीं पे आपको क्या कहते हैं, हिंदी बोली जाती है। आपके नागालैंड की तरफ चले जाइए, वहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है, ठीक। तो इस वजह से हमारे यहाँ जो हमारी भाषा है हिंदी, उसको क्या माना गया?
उसे राजभाषा माना गया। इस टॉपिक पे विस्तृत से चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा समझाया हुआ ज़रूर पसंद आया होगा, और मैं इसी तरह से अगली वीडियो में हर चीज़ों को बहुत ही गहराई से समझाने की कोशिश करूँगा। मैं अगली वीडियो में सारी जितनी भी बोलियाँ हैं, कौन सी बोली कहाँ की है, कौन सा भाषा कहाँ पे बोला जाता है, ये सारी चीज़ों का एक अलग से टॉपिक लेकर आऊँगा, और जितना भी भाषा से रिलेटेड चीज़ें हैं मैं अगली वीडियो में ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद तीसरी वीडियो में आपका जो प्रश्न वाला सेशन रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।